नेशनल यूथ कॉर्प्स हो, रहबर जंगलात हो या रहबर खेल हो। रहबर ज़रात को लेकर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास सब हतमी इन्फॉर्मेशन आई है, फाइनल इन्फॉर्मेशन आई, वो ये है कि रहबर ज़रात में जितने लोगों को एंगेज किया गया था उन तमाम लोगों को लगभग रेगुलराइज कर दिया गया है। लेकिन अब रहबर जंगलात और रहबर खेल और उसके साथ में एनवाईसीज़ थे, जिन एनवाईसीज़ के मामले को चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो कमेटी थी उस कमेटी के सामने इनके मामले रखे गए थे और उन्हें ये बताया गया था कि आप इसमें बताइए कि क्या रास्ता हम लें जिस रास्ते से हम एनवाईसीज़ का इशू हो, रहबर जंगलात का इशू हो या रहबर खेल का इशू, उसको रिड्रेस करें। रहबर जंगलात के जितने भी एस्पिरेंट, रहबर जंगलात में जितने लोगों को एंगेज किया गया था उन लोगों ने मेरे साथ जो राब्ता किया, राब्ता करने के बाद कुछ एक उन लोगों ने मेरे साथ ऑर्डर्स भी शेयर किए। इसमें एक ऑर्डर जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से निकला है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पीसीसीएफ को, एपीसीसीएफ को, डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को और पीसीसीएफ को कहा है कि आप हमें ये बताइए कि तमाम वो पोस्टें, जिन पोस्टों को रहबर जंगलात के इन तमाम बच्चों के लिए जिनके 5 साल मुकम्मल होने जा रहे थे, जो इन पोस्टों के अगेंस्ट रेगुलराइज अगस्त के महीने में जो मेरी इत्ला है उसके मुताबिक होने वाले थे, यानी अब से तो कुछ ही महीनों के बाद जो रेगुलराइज होने वाले थे, उन तमाम पोस्टों को एसएसआरबी के जरिए री एडवर्टाइज किया जाएगा और एडिशनल वेटेज और एज रिलैक्सेशन रहबर जंगलात के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा ताकि वो फ्रेश री एडवर्टाइज जो पोस्टें हुई हैं एसएसबी के जरिए वहां पर अप्लाई कर सकें। इसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो एक कमेटी बनाई गई थी 27 फरवरी 2022 को और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उनकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वो रिकमेंडेशन, जिस रिकमेंडेशन में ये कहा गया है कि रहबर जंगलात के तहत जितने भी बच्चों को लगाया गया है उन तमाम बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं जिनको रहबर जंगलात के तहत लगाया गया है, उन तमाम बच्चों को अब एसएसबी में जाकर फॉर्म फिलअप करने होंगे जब भी रहबर जंगलात की जितनी, और उन्हें, ये उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जिनके लिए पोस्टों को फ्रीज किया गया था और कहा गया था कि जब ये 5 साल का टेन्योर इनका मुकम्मल होगा, उस 5 साल के टेन्योर के मुकम्मल होने के बाद इन्हें रेगुलराइज किया जाएगा। अब 5 साल का टेन्योर जो है वो इस साल अगस्त में मुकम्मल होने वाला था, उसके बाद उनकी रेगुलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू होना था, जैसे रहबर ज़रात का हुआ है। लेकिन हुकूमत ने उससे पहले एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने यह फैसला दे दिया कि इन्हें जिस स्कीम के तहत लगाया गया है उस स्कीम के तहत ये लगे हुए हैं, इनके लिए जो पोस्टें फ्रीज की गई थी अब उन पोस्टों को डीफ्रीज किया जाता है। इन्हें रहबर जंगलात के तौर पर जो इन्होंने जंगलात महकमे में काम किया है उस काम के लिए हम इनको एक तो एज रिलैक्सेशन देंगे और एज रिलैक्सेशन देने के साथ साथ में दूसरा जो इन्होंने इनको कहा है कि एडिशनल वेटेज मिलेगा इनको इस चीज के लिए कि इन्होंने इतने साल जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम किया है। दूसरी तरफ रहबर खेल हैं जिन्हें 7 साल के लिए कहा गया था कि इनको 7 साल के बाद रेगुलराइज किया जाएगा, उन्हें कहा गया कि इनकी 50% तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, यानी आज अगर वो 4,000 रुपया ले रहे थे या 3,500 रुपया ले रहे थे, अगर 3,000 ले रहे हैं तो 4,500 हो जाएगी और अगर 4,000 ले रहे हैं तो 6,000 हो जाएगी, यानी जितनी तनख्वाह उनकी है उसका 50% उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाएगी। आप अंदाजा ये लगाइए। उसके बाद एनवाईसीज़ का जहां तक ताल्लुक है उनको लेकर अब एक अजीबोगरीब फैसला आया। 2012 में डिसएंगेज किए गए, 2014 में री एंगेज किए गए, 2015 में एसआरओ 520 का हिस्सा बनाए गए और अब 2022 में हुकूमत कहती है, हुकूमत अपनी जगह सही है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी आपको तो एनवाईसी एक स्कीम जो है नेशनल यूथ कॉर्प्स की स्कीम है, ये वॉलंटरी बुनियादों पर 2 साल के लिए एंगेजमेंट होगी और वॉलंटरी बुनियादों पर ही आपको 2 साल के लिए एंगेज किया जाएगा और उसके बाद जैसे बाकी जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर डिसएंगेज लोगों को किया जाता है, आपको भी वैसे ही डिसएंगेज किया जाएगा। यह बात कही गई है। अब मामला क्या है, मेरी अलग अलग जो वुकला साहिबान है उनसे बात हुई है, उनसे मैंने ये पूछा कि कैबिनेट डिसीजन के जरिए रहबरे जंगलात में नौजवानों को लगाया गया, उस वक्त भी एक प्रोसेस तय किया गया, एक प्रक्रिया तय की गई कि इस प्रक्रिया के तहत इनको जो है लगाया जाएगा। वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस मुकम्मल हुआ, उसके बाद वो लोग लगे। रहबर जंगलात के तौर पर उनसे रेंजर का काम भी लिया गया, गार्ड का काम भी लिया गया, फॉरेस्टर का काम भी लिया गया, जो वो लोग बताते हैं। अब ये सारे काम लेने के बाद 5 साल के बाद जब वो रेगुलराइज होने वाले थे अगस्त के महीने में, सरकार कहती है हम नहीं कर सकते आपको रेगुलराइज, आपको जिस स्कीम के तहत लगाया गया था इस स्कीम में कोई कंपटीशन नहीं हुआ, इस स्कीम में आपने कोई कंपटीशन फेस ही नहीं किया,
रिक्रूटमेंट का एक ही मोड, दो मोड जम्मू कश्मीर में है, या तो आप एसएसआरबी के जरिए हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं या आप जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं। आप ना तो एसएसआरबी में गए, आप ना तो पब्लिक सर्विस कमीशन में गए, तो फिर आपकी इस रिक्रूटमेंट को क्या माना जाए। अब वकला साहिबान से जब मैंने पूछा कि इन बच्चों ने रहबरे जंगलात के तौर पर जब नौकरी करनी शुरू की तो वो तो तब की जब एक कैबिनेट डिसीजन के नतीजे में इन लोगों ने नौकरी करनी शुरू की, अपनी मर्जी से तो गए नहीं ये लोग। हुकूमत ने बाज़ाब्ता एक प्रोसेस के जरिए इनको क्या कहते हैं नौकरियां दी और उसी प्रोसेस में लिख दिया कि 5 साल के बाद आपको रेगुलराइज किया जाएगा। तो अब जब सरकार, इस कमेटी ने ये कह दिया कि भाई इनकी पोस्टें डीफ्रीज करो और ये एसएसबी में जाएं और वहां पर जाकर क्या कहते हैं इनको एडिशनल वेटेज मिलेगा और साथ में इनको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, तो पहला सवाल तो यही पैदा होता है कि जो पहला मोड था इनके एंगेजमेंट का, क्या उस मोड को आपने खत्म कर दिया है? अगर खत्म कर दिया है तो इनका स्टेटस आज के दिन में क्या है? क्या ये लोग रहबरे जंगलात के तहत काम अगस्त के बाद भी करते रहेंगे या इनको अगस्त के बाद डिसएंगेज किया जाएगा? अगर इनको आप एंगेज ही रखेंगे तो आप कितने साल तक इनसे इसी तरीके से काम लेते रहेंगे? क्या 2 साल तक लेंगे, 10 साल तक लेंगे, 20 साल तक लेंगे? कितने साल तक काम लेते रहेंगे? और क्या इस तरह से अगर आप काम लेते रहेंगे तो क्या ये लोग कोर्ट नहीं जाएंगे? कोर्ट के समक्ष ये बात नहीं रखेंगे कि जनाब सरकार ने ये कमिटमेंट तो कह दी कि क्या कमिटमेंट है उनकी, पॉलिसी तो बता दी सरकार ने, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी तो बता रही है लेकिन गवर्नमेंट दो चीजें क्लियर नहीं कर रही। नंबर एक कि क्या आप हमको एंगेज रखेंगे या डिसएंगेज करेंगे? अगर आप डिसएंगेज हमें करेंगे तो किन बुनियादों पर करेंगे? और जिस कैबिनेट डिसीजन के जरिए हम लोग आए हैं या जिस एसआरओ के जरिए या जिस प्रोसेस के जरिए हम लोग आए हैं उस प्रोसेस को आपने खत्म किया तो उसकी नोटिफिकेशन कहां पर है? खत्म जब किया तो उसमें हमको कोई बेनिफिट आप लोग दे रहे हैं या सीधा आप हमको डिसएंगेज कर रहे हैं? और जब आपने हमको एंगेज किया था क्या शराइत में आपने ये लिखा था कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमत है, जब सरकार चाहेगी तब आपको डिसएंगेज करेगी? ये वो सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब सरकार को ढूंढने हैं। अब रहबरे खेल का मामला, रहबरे खेल को जब आपने एंगेज किया 7 साल उनको होंगे, 7 साल के बाद वो लोग रेगुलराइज होंगे। एंगेज जिस स्कीम के तहत किया, सवाल बिल्कुल वही है कि जिस स्कीम के तहत आपने एंगेज किया था, क्यों किया था उस वक्त? एक कैबिनेट डिसीजन के जरिए आपने नौकरियां बांटी क्यों थी? और अब आप ही कह रहे हैं कि नहीं जनाब वो कैबिनेट डिसीजन था, अब ये कमेटी का डिसीजन है। तो क्या ये बच्चे कल कोर्ट के सामने जब जाएंगे और अपनी फरियाद कोर्ट के सामने रखेंगे कि जनाब हमें इस स्कीम के तहत जो है लगाया गया था, फिर इस स्कीम को खत्म किए बगैर और हमें ये बताए बगैर कि हमारा होगा क्या? क्या हम नौकरी करते रहेंगे? क्या हमको नौकरी छोड़नी होगी? आप हमारा ऑनरेरियम जो है वो 50% बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप हमें इसी तरीके से एंगेज करके रखेंगे लंबे वक्त के लिए, या आप तब तक हमको एंगेज रखेंगे जब तक आपके पास परमानेंट मुलाजिम एसएसबी के जरिए बाकी जगहों से नहीं आते हैं? और जब परमानेंट आएगा तो आप हमें जब डिसएंगेज करेंगे तो आप किन बुनियादों पर हमको डिसएंगेज करेंगे? क्योंकि हमारी आपके साथ जो अपॉइंटमेंट थी वो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं थी। हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में आपने कहीं नहीं लिखा था कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है और ये सीमित सीमा के लिए, उसके बाद जो है आपको डिसएंगेज कर दिया जाएगा। आपने एंगेज इसी बुनियाद पर किया था कि आपको इतने साल के बाद या इतने टेन्योर के बाद आपको रेगुलराइज किया जाएगा। नेशनल यूथ कॉर्प्स की तो कहानी ही बिल्कुल अलग है। उनको पहले 2 साल के लिए एंगेज किया, फिर डिसएंगेज कर दिया। जो नेशनल यूथ कॉर्प्स में स्कीम है बिल्कुल ठीक। उस वक्त भी इन्हीं बाबू लोगों ने एक फैसला और लिया, हुकूमत ने कहा, इन्होंने ले लिया, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। 2014 में दोबारा एंगेज किया उनको। फिर इन्हीं बाबू लोगों ने एसआरओ 520 बनाया, उसमें एनवाईसी और लैंड ओनर्स को डाल दिया, एनवाईसी को लैंड ओनर्स के साथ डाल दिया। एनवाईसी ने बाद में इस पर एनवाईसी ने अपनी रिजर्वेशंस बताई, उन रिजर्वेशंस के चलते ये कमेटी बनी और इस कमेटी ने एनवाईसी के लिए भी रास्ता बंद कर दिया, ये कहकर कि जनाब मसला ये है कि आप लोगों को वॉलंटरी बुनियादों पर एंगेज किया जाता है, हमारे पास आपके लिए कोई परमानेंट मुलाजमत नहीं है, आप आइए वॉलंटरी बुनियादों पर काम करिए, टाइम टू टाइम जो मरकजी सरकार की गाइडलाइंस होगी उन गाइडलाइंस के मुताबिक आप काम करते रहेंगे, और जब मरकजी सरकार की गाइडलाइनें बदलेंगी तो आपकी भी छुट्टी हो जाएगी। तो ये सिलसिला एनवाईसी, रहबरे जंगलात और रहबरे खेल का बना है। इस सारे सिलसिले में अब ये तमाम बच्चे जबरदस्त परेशानी का शिकार हैं। इस वक्त ये ट्विटर पे भी शोर कर रहे हैं, ये वकला साहिबान से भी मिल रहे हैं, ये जर्नलिस्टों से भी मिल रहे हैं और इजहार अफसोस इस बात पर कर रहे हैं कि हुकूमत ने एक फैसला ले लिया
कमिटी ने एक फैसला ले लिया और यह भी अब इन बच्चों तक बात पहुंच चुकी है अलग अलग माध्यमों से कि जिन डिपार्टमेंटों में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है या फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, इन्हीं डिपार्टमेंटों की सिफारिश पर, इन्हीं डिपार्टमेंटों के रिस्पॉन्स के बाद इन डिपार्टमेंटों ने कहा जी कि हमने जितने लोगों को रेगुलराइज करना था कर दिया, अब ये लोग जो काम कर रहे हैं एसएसपी में भी हम लोगों ने क्या कहते हैं पोस्टें भेजी हैं, तो हम क्यों ना ये वाला रूट चुने, बिना ये हुकूमत को बताए कि जिस वक्त इनको एंगेज किया गया था उस वक्त एक वादा इनके साथ ये किया गया था कि 5 साल और 7 साल के टेन्योर के बाद आपको रेगुलराइज किया जाएगा। अब साफ ये लग रहा है ये मामला भी कोर्ट के अधीन हो जाएगा। इस मामले में भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन होगी। इस मामले में भी कैट, माफ कीजिएगा, पहले तो कैट में ये मामला जाएगा, फिर हाई कोर्ट और फिर उसके बाद मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंचेगा। लंबा लटकेगा ये मामला और किस्सा वही आकर खत्म हो जाएगा कि हुकूमत केस लड़ती रहेगी, ये पोस्टें कभी डीफ्रीज होंगी नहीं, और जब तक ये पोस्टें डीफ्रीज नहीं होती नई कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगी। यही हाल असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो एसएसआरबी में लगाए गए। हुकूमत ने कहा जी 31 अक्टूबर 2019 से पहले जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स हमने इशू की उसमें अगर रिक्रूटमेंट मुकम्मल नहीं हुई है तो आप उनको पोस्टों को वापस जीएडी को भेज दीजिए। एसएसआरबी और जेकेपीएससी ने वही किया। बच्चों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की डायरेक्शन जो है आई है, जिसमें हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एसएसआरबी को कहा है कि फौरन इनकी रिकमेंडेशंस आप जो असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर की रिलीज करिए। एसएसआरबी कहता जी हम जीएडी से बात कर रहे हैं, जीएडी कहता जी हम लॉ डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। मतलब ये कि इस मामले में भी आप हाई कोर्ट से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, वहां पर लंबी एक लड़ाई होगी। फिर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से भी अगर आप केस हार कर आते हैं तो क्या आप 42, 44, 46 साल की उम्र में असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में लगाएंगे? इसीलिए या तो प्रोसेसेस में सफाई होती और प्रोसेसेस साफ सुथरे तरीके से मुकम्मल हो गए होते। प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुए, अड़चने आप लोगों की वजह से लगी, चाहे लॉ डिपार्टमेंट की वीकनेसेस थी, चाहे जीएडी की वीकनेसेस थी। नतीजा यह है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और ये जो डिसीजन सरकार ने लिया इस डिसीजन को रिव्यू किया जाना चाहिए और कोई ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए जिस रास्ते से रहबरे जंगलात हो, रहबरे खेल हो, एनवाईसीज हो, इन्हें अब इस स्टेज पर जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना न पड़े। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये मामला तूल पकड़ेगा और नतीजा ये निकलेगा कि लंबे वक्त तक ना तो यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट हो पाएगी, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट हो पाएगी और ना ही किसी और विभाग में जहां पर ये लोग लगे हुए हैं रिक्रूटमेंट हो पाएगी। उम्मीद और तवक्का ये सरकार अपने फैसले पर नजरसानी करेगी।